तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज मस्ती सीरीज का एक और नया वीडियो अपलोड होने जा रहा है, जिसका आज सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस का आज पहला चैप्टर का आरंभ होने जा रहा है और उस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो मस्ती सीरीज का ये सीरीज ऐसे ही जारी रहेगा। आपको पता ही होगा कि मैथ, साइंस, एस तीनों के बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे और जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट कर देंगे आपका सिलेबस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। हैं तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखिए। केमिकल रिएक्शन होता है दिस सब्सटेंस केमिकल रिएक्शंस आर दो सब्सटेंस विच अंडरगोज परमानेंट चेंज। सबसे पहले केमिकल और फिजिकल चेंज आपको समझना पड़ेगा। चलिए हम इसको केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले आपको केमिकल और फिजिकल चेंज बता देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम आपको बताएंगे फिजिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज और होता है यहाँ पे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। तो फिजिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और केमिकल चेंज की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अपने। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो कि जिसमें नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ठीक है। और इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन समझ सकते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस होता है और उसमें न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। और ये क्या होता है, ये कभी कभी रिवर्सिबल भी हो जाता है। ये रिवर्सिबल है और ये इरिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल है। तो ये केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। इसको इसके बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ये परमानेंट चेंज में होता है और ये भी परमानेंट ही रहता है, पर इसमें कोई कोई रिवर्सिबल हो सकता है। आपको दोनों का एग्जांपल देखिए हम बताएंगे आपको। चलिए बताते हैं कि अंडर यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आर सब्सटेंस अंडर विच अंडरगोज परमानेंट चेंजेस एंड सच अ चेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, हम लोग आटा लेते हैं, सूखा आटा, मतलब जो गेहूं से पिस के भी आटा है वो वाला ले रहे हैं। उसमें हम लोग पानी मिलाते हैं तो डो बनता है। तो डो से क्या बनता है, डो से रोटी बनता है। इससे क्या बनता है, रोटी बनता है। तो अभी तक यहाँ पे ये फिजिकल चेंज है, ठीक ना। डो से रोटी, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं डो से रोटी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है। फिजिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज हुआ है, जरूर कुछ हुआ है, पर उसका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, आपको नोट करना पड़ेगा ना। इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन अभी तक चेंज नहीं हुआ। पर वही ये रोटी को अगर हम लोग, ये रो रोटी है, कच्चा है अभी, इसको खाने लायक नहीं, अगर इसी को हम लोग बेक कर देते हैं या फिर पका देते हैं तवा पे रख के, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अब खाने वाला रोटी, मतलब बेक्ड बेक्ड रोटी, चपाती जो बोलिए, मतलब बेक्ड रोटी होता है। तो इसमें अब ये इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस आ चुके हैं। ये अब रोटी बन चुका है, केमिकल चेंजेस इसमें आ चुके हैं। और यहाँ पे एक और केमिकल चेंज का हम एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए, केमिकल चेंज के एग्जांपल जैसे कि आप समझ सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ, सॉरी ये तो फिजिकल का है। यहाँ पे देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ वुड पीस, वुड पीस हो गया है एक वुड पीस, मतलब लकड़ी का टुकड़ा को तोड़ देने का, ये भी एक फिजिकल चेंज आएगा। वही हो रहा है अगर बर्निंग ऑफ वुड, ये किस में आ जाएगा, ये आपका केमिकल चेंज में आ जाएगा। केमिकल चेंज में आएगा, 1 सेकंड। हाँ, तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच का अंतर। तो यही बहुत छोटा मोटा अंतर है इस फिजिकल केमिकल चेंज में, आपने प्रीवियस क्लास में भी जरूर पढ़ा होगा, तो इसीलिए हम इसके अंदर ज़्यादा डीप नहीं जा रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ, हम लोग हर एक केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो हम कुछ उसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। ऑब्जर्वेशंस मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो वो चेंजेस आपका लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, चेंज इन स्टेट, मतलब उसका स्टेट बदलता है, उसका कलर बदलता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब रिएक्शन के बीच में गैस निकलता है, और टेम्परेचर का भी कभी कभी चेंज आता है। अधिकतर मतलब ऑब्जर्वेशन किया गया है कि इस सब का चेंजेस आता है हर केमिकल रिएक्शन में। चलिए बात करते हैं कुछ कुछ, जैसे कि इवोल्यूशन, चेंज इन स्टेट तो आप समझ ही रहे हैं। चेंज इन टेम्परेचर भी होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ये ऑब्जर्वेशंस हो गया।
समझ रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस का। तो इक्वेशंस, आपको इक्वेशन से क्या समझ में आता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा घुसेंगे अगर आप इसमें। तो इक्वेशंस मतलब होता है कुछ भी चीज़ को इक्वेट करना, मतलब किसी भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर 4+3 दिया हुआ है इज इक्वल टू 7, तो ये एक इक्वेशन आ गया, मतलब समझ सकते हैं ना, इक्वेट कर दिया गया है कि 7 इज इक्वल टू, इधर कीजिएगा 7 इज इक्वल टू 7। ये एक हम बात बोलना चाह रहे हैं, ये एक जस्ट जो के पार्ट में लीजिएगा, पर हम बता रहे हैं आपको इक्वेशन का मतलब बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वर्ड इक्वेशंस, एक होते हैं वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे दिखा गया वर्ड इक्वेशन होता है, और एक होता है सिंबल इक्वेशन। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए कोई एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, क्या कंबाइन करके देता है बताइए भाई लोग? वाटर देता है ना, वाटर देता है। ये किसको नहीं पता है, सबको पता है। तो चलिए ये हो गया वर्ड इक्वेशन, ये वर्ड में हम लोग लिख दिए हैं इसको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव राइज टू वाटर। ये तो मजाक करते हैं, चलिए सॉरी मजाक नहीं है, मतलब हम बोलने में बोले। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस वाटर दे दिया, गिव राइज टू वाटर दे रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए रिएक्शन में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड इसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट। इसको बोलने का तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर, ये इसका बोलने का तरीका होता है। अब बात करते हैं सिंबल्स की। सिंबल में देखिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो इसको आप बैलेंस करना पड़ेगा। H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, ये आप ले सकते हैं इसको डाइएटॉमिक ऐसे करके, H2 में से डाइएटॉमिक रहता है तो ये पेयर में रहता है। तो चलिए ये हो गया, ये एक इक्वेशन। इसके बाद बैलेंसिंग ही है, तो बैलेंसिंग आपको समझा देंगे, इसमें भी समझा देंगे, नहीं तो और हम मेरे पास है क्वेश्चन तो उसमें आपको बता देंगे बैलेंसिंग। तो ये वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन आ गया। देखिए इक्वेशन में कुछ होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉलिड, एस लिखा जाता है, उसको एस लिखा जाता है, फिर गैस लिखा जाता है, फिर लिक्विड लिखा जाता है, एल लिखा जाता है, और फिर AQ लिखा जाता है, एक्वस लिखा जाता है। ठीक है ना, लिक्विड मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, तो समझिए लिक्विड मतलब वाटर नहीं बात हो रहा है यहाँ पे। लिक्विड मतलब कोई भी लिक्विड या फिर फ्लूइड स्टेट, फ्लूइड तो गैस भी होता है, पर लिक्विड मतलब समझिए जो कि लिक्विड है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, वो आप समझ गए। और एक्वस मतलब ये कन्फर्म है, यहाँ पे ये हम कन्फर्मेशन दे सकते हैं इसका कि ये वाटर है, H2O। ये एक्वस मतलब ही वर्ड है कि वाटर, समझ रहे ना, एक्वस मतलब वाटर यहाँ पे इसीलिए दिया गया है, एक्वस को एक अपना सिंबल मिला हुआ है AQ लेके। ठीक है, तो ये वाटर है। चलिए आप इसके बाद देखिए क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग समझा देते हैं आपको, बैलेंसिंग। तो चलिए इसको, ये जो हम लोग लिए हैं इसको, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2। बैलेंसिंग क्या होता है, आपको दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को दोनों को इक्वल करना पड़ता है। तो चलिए इक्वल करते हैं। इसमें आपको बताते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो इसको हम ईजी वे में समझा देते हैं। यहाँ पे H2 लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है, गिव राइज टू क्या देता है, H2O देता है। सिंपल सा बात है, आप कर सकते हैं, इसको गैस भी लिख सकते हैं, इसको वाटर भी लिख सकते हैं। इसको अभी हम नहीं समझा रहे, इसमें डीप में नहीं जा रहे हैं, आपको समझाने के लिए हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है, दोनों साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, फिर जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब बोल सकते हैं आप एलिमेंट ही बोलिए, जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन 2 है, H2 मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है ना आपको। ऑक्सीजन O2 है, मतलब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन रहता तो वो रहता, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हम लोग को दोनों को इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 सेम है, इसका कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, पर ऑक्सीजन में दिक्कत है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, हमें चेंजेस ये आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको बता रहे हैं, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, यहाँ पे जैसा कि है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखते हैं, हमेशा आगे लिखते हैं, कभी बीच में यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कभी नहीं लिख सकते, ये गलत है। हमें यहाँ लिखना होगा 2, तो यहाँ 2 होगा, तो ये दोनों में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा। यहाँ पे 2 अगर लिखे तो ये हाइड्रोजन के साथ भी आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, अब कितना हो गया हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 × 2 4, ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है इसमें, ये आप समझिए। 2 × 2 4 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन तो 2, यहाँ पे ऑक्सीजन ही को 2 करने के लिए तो हम लोग ऐड ही किए इसको। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 हो गया था, यहाँ बैलेंस गड़बड़ा गया, डगमगा गया है बैलेंस। तो अब इसको करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिए हम लोग 2, ये लिख दिए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन को तो बैलेंस करने के लिए हम लोग बनाए थे यहाँ पे 2, तो ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए देखिए 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2O, 2H2O। ये इसका पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन आ चुका है ना, ये याद रखिएगा, ये पूरा इसका बैलेंस्ड इक्वेशन है।
ये याद रखिएगा, ये आप समझ भी सकते हैं कैसा हुआ। पहले आपको देखना पड़ेगा कि किस में क्या ज़्यादा है और किस में क्या कम है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको बस समझना है कि किस में क्या डालें, आगे पुट करना, ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा आगे पुट करना है किस में क्या डालें और कैसे करके बैलेंस करें। इधर ज़्यादा हो गया तो इधर कम की, फिर इधर इसको बराबर कीजिए। बैलेंसिंग का खेल ही है, नाम ही है बैलेंस। तो एक और आपको ले लेते हैं आपके लिए, चलिए Mg ले लेते हैं, Mg प्लस HCl गिव राइज टू MgCl2 प्लस H2। ये एक इक्वेशन आ गया है। अब इस इक्वेशन को समझिए कैसे बनाएंगे। Mg यहाँ पे एक है, यहाँ भी Mg एक है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन, ये आप लोग की सहायता की अच्छा दिखने के लिए, चलिए यहाँ पे Mg एक है, Mg एक है, क्लोरीन यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो हो गया है, यहाँ पे एक ही है। हाइड्रोजन भी यहाँ पे दो हो गया है, यहाँ पे एक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझ सकते हैं, आप एक बार में कर सकते हैं। Mg बराबर, यानी इसको तो कुछ छूना ही नहीं है भाई। क्लोरीन दो है, हाइड्रोजन दो है, और यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन दो एक ही साइड में आ गया है। तो सिंपल सा बात है, बस यहाँ पे अगर दो कर देंगे तो पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो क्लोरीन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो क्लोरीन, पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये सब छोटे छोटे आप बस कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादा हार्ड आएगा भी नहीं आपको, समझ रहे ना, ये ज़्यादा हार्ड देगा भी नहीं। वो लोग भी जानता है भाई बच्चा लोग को, ऐसा कोई बात थोड़ी, वो दुश्मनी थोड़ी निकालेगा आप लोग से, आप लोग का बस ज्ञान जानता है, वो जानना चाहता है वो, मतलब। और एक आपके लिए ले लेते, चलिए जिंक ले लेते हैं प्लस HCl। तो क्या देगा ये, ZnCl देगा प्लस ZnCl2 देगा प्लस H2 देगा। सिंपल सा बात है। फिर सेम वही वाला हो गया। चलिए तो यहाँ पे वही आपको कर सकते हैं, आप पॉज करके बना सकते हैं। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दोनों एक साथ है तो दो यहाँ पे। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन आएगा ही, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे उनकी तरफ से, इनकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए बात करते हैं बैलेंस में, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपके पास आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के। यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जहाँ पे दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे देखिए पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए मेहनत करके नोट्स बनाया है हमने। यहाँ पे देखिए A प्लस बी गिव राइज टू AB, यहाँ पे यानी जैसे कि कैसे हम लोग पढ़े H2 गिव राइज टू, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन समझिए ना, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही दो टाइप होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पे पढ़ लीजिए, एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक जो रिलीज जो उसको करता है, रुकिए, हाँ तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रोसेस में हीट रिलीज़ करता है। यहाँ पे हीट की बात हो रही है। जो रिएक्शन में अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, जैसा कि एक बढ़िया एक रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको, एक रिएक्शन है जैसे कि H2 प्लस O2, यही रिएक्शन आप ले सकते हैं, एक्सोथर्मिक का ये एग्जांपल है। एक सेकंड, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। तो ये यहाँ पे एक्सेस अमाउंट पे क्या करता है, एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी रिलीज़ करता है यहाँ पे। ये एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनाता है तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करता है। और वही इंडोथर्मिक प्रोसेस में एक आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल आता है एंडोथर्मिक में। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे एनर्जी, ये क्या करता है, ये एनर्जी लेता है, एनर्जी चाहिए इसको यहाँ पे प्रोसेस करने के लिए, एनर्जी चाहिए। जैसे कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इसको एनर्जी ये लेता है, तो ये एंडोथर्मिक है। एनर्जी जो कंज्यूम करेगा वो एंडोथर्मिक, रिलीज़ करेगा तो एक्सोथर्मिक। सिंपल सा बात है। बात करते हैं आगे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जो एक सिंगल सब्सटेंस डिवाइड होता है दो अलग अलग सब्सटेंस में। तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, देखिए CaO प्लस CO2, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये देखिए ये एक रिएक्शन है, तो ये डिकम्पोजिशन, ये क्या था, AB था पहले, और ये हीट या फिर एनर्जी या फिर कुछ भी प्रोसेस, यहाँ पे लाइट हीट या फिर कुछ की वजह से यहाँ पे ब्रेक हो गया, जो कि इसके बाद A प्लस B बन गया। ये होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये होता है। इसमें डिकम्पोजिशन में 3 टाइप्स होते हैं, देखिए थर्मल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है और फोटोलिटिक होता है। थर्मल जो कि हीट
हीट इसमें आता है। थर्मल मतलब हीट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी आता है, और फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट आता है, सनलाइट। फोटोलाइटिक का एक बढ़िया एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, जैसे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड दिया गया है Ag+Cl, ये ग्रे इन कलर होता है AgCl। तो ये एक बढ़िया एग्जांपल दिया गया है आपका एनसीईआरटी में। रुकिए एक सेकंड दिखाते हैं एनसीईआरटी बुक में। ये बहुत इसका चांस रहता है क्वेश्चन आने का इसके ऊपर का। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पे, AgCl गिव राइज टू AgCl2 AgCl2। ये देखिए सनलाइट, सनलाइट बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइटिक हो रहा है सन के एनर्जी से हो रहा है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस भी आपको यहाँ पे लगे हाथ बता ही देते हैं। तो यहाँ पे Ag है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, तो यहाँ पे 2 कीजिए, और यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। सिंपल सा है, बैलेंसिंग सीखिएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए बात हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक का भी, फोटोलाइटिक का भी, और थर्मोलाइटिक का भी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, AgCl ग्रीन कलर चेंज हो जाता है जब सनलाइट आता है, तो सिल्वर क्लोराइड अगर डिकम्पोज होता है तो ग्रीन कलर में होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के इसमें बहुत चांस रहता है। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि देखिए Al+X गिव राइज टू Ax+L। यहाँ पे डिस्प्लेस होता है, कोई भी एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाता है, किसके वजह से डिस्प्लेसमेंट। रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़े होंगे क्लास 8 या फिर 8 ही में होगा शायद, 8 या फिर 7 में होगा। एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताता है कि कौन कितना रिएक्टिव है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है, वो दूसरे चैप्टर में दिया गया है, पर हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए ये है रिएक्टिविटी सीरीज। जो सबसे ऊपर है पोटेशियम, सबसे ऊपर है, उसके नीचे सबसे नीचे है गोल्ड। तो गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर सोडियम गोल्ड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सोडियम डोमिनेंट रहेगा, या फिर अगर गोल्ड किसी के साथ रिएक्ट करेगा, गोल्ड किसी के साथ अपना आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और उसकी जगह पे अगर सोडियम आ गया तो सोडियम उसको डिस्प्लेस कर देगा। सर वो तो सर कैमरा हिल गया था। हाँ, तो उसको सोडियम डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। सोडियम उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इतना ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा ताकतवर रहता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है, वो उसको नीचे वाला को डिस्प्लेस कर देता है। सिंपल सा बात। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है, जैसे कि हमको बता दे रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होता है, आपका बुक में दिया गया है प्रेसिपिटेशन का। तो प्रेसिपिटेशन भी फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एक वाइल्ड सब्सटेंस रहता है, सब्सटेंस टाइप रहता है, उसका वैसे आपको पढ़ना नहीं है ज़्यादा, पर भी जानना चाहिए। चलिए एक आपको हम बता रहे हैं, Ag, देखिए यहाँ पे AgNO3 यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि AgNO3 कर देंगे प्लस NaCl कर देंगे। ये प्लस टू क्या देगा, ये देखिए ये सोडियम यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, क्लोरीन माइनस। आयनिक बॉन्ड इसका कैसा बना होगा ये आप समझ रहे होंगे। एक प्लस आयन है और एक नेगेटिव है, कैटायन और अनायन का कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है। सिल्वर का भी एक प्लस है और NO3 माइनस होता है, यहाँ पे Ag प्लस है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे ये बना है। तो अब यहाँ पे इसका डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एक प्लस एक माइनस के साथ, तो Ag को पहले लिख दीजिए और दूसरे वाले का माइनस को ले लीजिए, AgCl बन जाएगा, और इसका फिर पहले वाला दूसरे वाले का प्लस लीजिए Na, और दूसरे वाले का पहले वाले का माइनस ले लीजिए NO3। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ये ऐसा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस आयन का एक्सचेंज होता है, प्लस माइनस करके आयनिक बॉन्ड बनता है। इसमें भी रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़रूरत है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझ में आना चाहिए। इसमें भी प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्म होता है इसमें। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हो ही गई, और रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे, आपको यहाँ पे हम समझाने के लिए लिखे हैं। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, 1 सेकंड, पहले रिडक्शन, रिडॉक्स है तो आप चलिए रिडक्शन ही लिख दीजिए, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो होता है, इसको मिला के रिडॉक्स बोला जाता है। रिडॉक्स, रिडॉक्स इन दोनों का मिश्रण है। तो चलिए बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल नेगेटिव मतलब रिमूव हो जाता है, और ऑक्सीजन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अभी तो आपको इतना ही पढ़ना है, सिर्फ इतना ही आप समझ गए ना, तो आप पूरा समझ जाइएगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा अभी डीप नहीं गया है। बस कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे चेंज आ रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर अपना प्लेस चेंज कर रहा है, तो वहाँ से आपको समझ जाना होगा कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कोई केस बन रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2O।
तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, इसमें ऑक्सीजन पहले ही से है और यहाँ पे ऑक्सीजन हट चुका है। इसमें आपको प्रोडक्ट साइड देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या, इसमें आपको प्रोडक्ट साइड देखना पड़ता है, ये कन्फर्म है। इसमें आपको जो देखना है प्रोडक्ट साइड देखना है, बैलेंस में दोनों तरफ देखना पड़ता है, पर इसमें आपको प्रोडक्ट साइड से ही मैच करना है। यहाँ पे ऑक्साइड है, यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, यानी कॉपर ऑक्साइड क्या गया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है, तो ये रिडक्शन में चल गया है, रिडक्शन में चल गया। H2 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे एडिशन हो गया है, तो ये ऑक्सीडेशन में चल गया। ऐसे ही आपको देखना पड़ता है कहाँ ऐड हुआ है, जिसमें ऐड हुआ है वो ऑक्सीडेशन में जाएगा, जिसका रिड्यूस हुआ है वो रिडक्शन में जाएगा। और ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको समझा देते हैं। जो अपना ऑक्सीजन देता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन, सिंपल प्रोसेस है, जो रिडक्शन में गया ना वही आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब जो दूसरा काम कराता हो, वही यहाँ भी है कि ये जो अपना ऑक्सीजन दे देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो दूसरे का ऑक्सीजन ले लेगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, थोड़ा हेड के लिए थोड़ा जल्दी में हेड थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। आपको समझा देते हैं, जो रिडक्शन में जाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आप इस फॉर्मूले से भी, इस कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे कोरिजन की। कोरिजन क्या होता है, कोरिजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे कोरिजन इज अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज ऑफ decay of metal when they are exposed in atmosphere moisture and air। मतलब कोई भी मेटल अगर एक्सपोजर में है एयर और मॉइस्चर के, तो वो कोरिजन प्रोसेस में जाएगा। कोरिजन क्या होता है, डीके ऑफ मेटल होता है, सिंपल सा है। कोरिजन इसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कोरिजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिकेइंग मेटल, ऑफ डिके ऑफ मेटल्स आफ्टर एक्सपोजिंग इन एयर एंड मॉइस्चर, आफ्टर एक्सपोजिंग इन एयर मॉइस्चर। तो सिंपल सा है। इसमें आपका अगर बात करते हैं तो रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग भी एक प्रोसेस है। तो इसका होता है फेरिक ऑक्साइड होता है इसका Fe2O3, और इसमें XH2O। ये क्यों लिखा जाता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रेशन। XH2 मतलब कितना भी उसमें X मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ, कितना नंबर है हाइड्रोजन का, मतलब वाटर का, सॉरी, 1 है 2 है 3 है, जितना भी रहेगा वहाँ पे XH2 इसलिए लिखा गया है। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड तो वो तो आयरन हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, पर यहाँ पे XH2 भी लगाना जरूरी है। तो बात करते हैं अब इसके बाद रैंसिडिटी की। तो रैंसिडिटी सिंपल सा बात, कोरिजन को कैसे हम लोग वो कर सकते हैं, इसका प्रोसेस भी आपको आगे पढ़ने मिलेगा। गैल्वेनाइजेशन होता है, कोटिंग होता है, बहुत से प्रोसेस होते हैं, तो उसमें भी नहीं डीप में घुस रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे रैंसिडिटी की। देखिए लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी, और आपको ये पता रहना चाहिए कि हम लोग कोरिजन और रैंसिडिटी ये दोनों पढ़ किस में रहे हैं। ये दोनों हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये हर दिन का डेली लाइफ में ये प्रोसेस है। ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, गिव 2 एग्जांपल्स। तो कोरिजन ऑफ रैंसिडिटी दे सकते हैं, कोरिजन एंड रैंसिडिटी, ऐसा क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, इसलिए हम बता दिया आपको। रैंसिडिटी क्या होता है, देखिए रैंसिडिटी होता है ना, एक फॉल्स स्मेल आता है, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। इतना तो पता है कि दोनों ऑक्सीडेशन के अंदर है, ये दोनों डेली लाइफ ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, तो इसमें दोनों में ऑक्सीडेशन ही होगा। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन ही होता है, इसमें पर किस चीज़ का होता है, फैट और ऑयल का होता है, बता रहे हैं। रैंसिडिटी में फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होता है। देखिए फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होता है, ऑयल के ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये ऑयल, और कांटेक्ट में आने के बाद ये फॉल्स स्मेल देना पड़ता है, मतलब फॉल्स स्मेल देने लगता है, और टेस्ट बैड टेस्ट आ जाता है, टेस्ट में चेंज भी आ जाता है इसका, अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑयल और फैट बहुत सारे इसके। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, चिप्स पैकेट में आप नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट रहता है, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बहुत स्लो कर देता है, इसलिए नाइट्रोजन को पुट किया जाता है उन सब प्रोसेस में। तो ये सब आपको जरूरी बेसिक चीज़ आपको बता दिए हैं। रैंसिडिटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे इसको बस यही बताया गया है कि मतलब फूड कंटेनर में जो फैट और ऑयल जो रहता है ऑक्सीडाइज रहता है, तो वो बैड टेस्ट और ख़राब स्मेल देता है, सिंपल सा बात है। इसी को रैंसिडिटी प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। तो यही था पूरा चैप्टर, जैसा कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये पूरा चैप्टर था। बैलेंसिंग का इसमें हम एक बात बोलेंगे, बैलेंसिंग का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार अपने से ज़रूर पढ़िएगा, एक बार अपने से पढ़िएगा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।